factors on which electrolytic conductivity कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे या जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास है, साथ में टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम। कौन सा कम? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट बढ़ेगा, बट नेचुरल है, लेकिन उसके साथ एक और चीज का मूवमेंट बढ़ जाएगा। किसका? कर्नल का। कर्नल का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा तो फिर क्या होगा? कंडक्टिविटी कम कर देगा। ठीक है। अब भाई तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है? सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला किसके ऊपर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयंस में पूरी तरह टूटेगा, और अपने आयंस में पूरी तरह टूटेगा तो वो ज्यादा करंट पास करेगा। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह अपने आयंस में नहीं टूटेगा और उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट conduct electricity much better than किससे? weak electrolytes। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था? तीसरे क्लास में पढ़े थे हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो पूरी तरह अपने आयंस में टूटता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो आयंस में आधा अधूरा या बहुत कम अपने आयंस में टूटता है। इस बात को समझाने के लिए एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। किसको कहते हैं? द रेशियो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, particles of an electrolyte gets ionized out of total number of particles of the electrolyte is known as degree of ionization or dissociation। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से।
ठीक। अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयोनाइज्ड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। केस समझिएगा, अगर अल्फा का वैल्यू 1 है या करीब 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 1 है, देन इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहा है कि अगर अल्फा का वैल्यू करीब करीब 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं 100 पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल 100 है और 100 के 100 अपने आयंस में टूट गया तो कट के कितना आएगा 1। अगर 95 है, करीब करीब कितना आ गया 0.95, करीब करीब कितना के बराबर 1 के बराबर। तो अगर पार्टिकल्स का नंबर करीब करीब कितना के बराबर है, अरे यही तो था, अगर पार्टिकल्स का नंबर करीब करीब कितना के बराबर है 1 के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और अगर अल्फा का वैल्यू 1 से कम है या बहुत कम है, देन इलेक्ट्रोलाइट इज वीक। 100 में 40 को, 45 को, 50 को, 30 को ऐसा पार्टिकल अगर किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आयंस में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्योंकि इतना कम हो रहा है मतलब पूरी तरह अपने आयंस में नहीं टूट रहा है, और जो पूरी तरह अपने आयंस में नहीं टूटेगा वो कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, तो पहले समझ में आ गया। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो अपने आयंस में टूट सकता है, और आयंस में टूटने के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम को अपने आयंस में नहीं टूटेगा। नमक ऐसे रख देंगे, आयंस में टूटेगा नहीं, कहां डालना होगा उसको, पानी में। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट शुड बी ऑफ पोलर और आयनिक इन नेचर, so that an electrolyte may get a proper medium for ionization। क्या होना पड़ेगा, सॉल्वेंट या तो पोलर नेचर का होना चाहिए या आयनिक नेचर होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइट को जो मीडियम चाहिए वो मिले। मीडियम नहीं मिलेगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं करता है। तीसरा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। कंडक्टिविटी is inversely proportional to viscosity। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, कंडक्टिविटी कम। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। जो सॉल्वेंट जितना गाढ़ा होगा उतना ही वो कम मूव करेगा, उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा, कम होगा।
और जितना उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होगा उतना उसमें जो आयंस है उसका भी मूवमेंट कम होगा, और जितना उसके पास आयंस का मूवमेंट कम होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ही क्या होगा, कम होगा। ग्रेटर द viscosity of solvent, smaller the movement of ions, smaller the and hence smaller will be the conductivity. विस्कोसिटी जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतना ही कम। चौथा, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रेशन एनर्जी बनाते हैं, क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट या पार्टिकल जब किसी सॉल्वेंट में घुले और जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो conductivity is inversely proportional to हाइड्रेशन एनर्जी। इसका कारण समझाते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी कब होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो वो पार्टिकल को हिले डुलने क्या देगा, कम देगा, और जब हिलेगा डुलेगा कम पार्टिकल तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी of an electrolyte stronger will be the force of attraction between solute and solvent, and hence less electrical conductivity the electrolytic solution has। क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होगा, एनर्जी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट, सॉलिड यहां कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट के बीच में क्या बनेगा, ज्यादा बॉन्ड बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा, और मजबूत बॉन्ड बनेगा तो आयंस का मूवमेंट कम होगा, आयंस का मूवमेंट कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेगा। चौथा, पांचवा is directly proportional to dilution। जितना ज्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाएगा उतना ही ज्यादा दूर हो जाएंगे आयंस एक दूसरे से। जब विस्कोसिटी ज्यादा था तो सारे पार्टिकल्स क्या था, नजदीक, अब जब उसमें पानी डाला गया तो उतना ही पार्टिकल ज्यादा वॉल्यूम में मौजूद है,
तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। जब दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम। जब फोर्स कम होगा तो पार्टिकल आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, with the application of dilution, ऐसे लिखो, with the application of process of dilution, force between the opposite charged ions decreases, which causes better conduction of electricity. ठीक है, और ये हमेशा होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ना ही बढ़ना है। और छठा, टेम्परेचर। टेम्परेचर conductivity is directly proportional to temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। किसका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट का। मेटालिक कंडक्टिविटी तो घट जाना है, काहे बढ़ जाएगा, टेम्परेचर देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स मूव करना शुरू करेगा, जितना जल्दी मूव करेगा उतना ही जल्दी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। विद द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, with the application of temperature, kinetic energy of ions increases, kinetic energies of ions increases, due to which movement of ions increases, which causes increase in conductivity। ठीक है, यही 5-6 फैक्टर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। कोई दिक्कत, अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ redox reactions। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो काम होता है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज known as oxidation। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन
gain of electrons is known as reduction. एक दिन लेट होता है समझ में आता है भाई, एक दिन लेट होता है समझ में आता है, 2 दिन लेट होता है समझ में आता है, इतने 4-5 क्लास है तुम्हारा यही चल रहा है। A substance which एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। A substance which loses electrons, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। ठीक, Na plus Cl2 NH3। ये कैसे टूटा है, Na plus Cl माइनस, मार्कर से कोई लिख देता मना करते हैं, मैंने मार्कर से ना लिखा। इसके ऊपर प्लस चार्ज कब आया होगा, Na के ऊपर प्लस चार्ज कब आएगा, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये हो गया पहला। चढ़ता है हमको समझ में सच में नहीं होता है। Cl के ऊपर माइनस चार्ज कब आएगा, जब क्या को यहाँ क्लोरीन का को है, तो ये क्या करा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो ये क्या बना होगा, 2Cl। सोडियम जो है वो कन्वर्ट किया Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आया 2Cl। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में नियम ये है कि हम जितना इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं सामने वाला उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा। ये संभव नहीं है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो वी हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके इतना तो क्या हो जाएगा, 2Na प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस। जिन लोगों का मन नहीं भरा हो वो एक काम और कर सकते हैं, अगला टेस्ट में नंबर थोड़ा कम ले आइएगा, मजा आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या कॉमन है इसमें, Na प्लस Cl माइनस रिएक्शन बैलेंस है।
अब इसमें समझो, कोई चार्ज नहीं था, अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, अब क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। कब आया होगा? गेन किया होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कौन गेन किया है? क्लोरीन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कौन किया है? सोडियम। कोई दिक्कत? MgO2 MgO। मैग्नीशियम क्या किया? पहले तो समझ लो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे टूटेगा। Mg2+ और वो 2-। तब मैग्नीशियम जो है वो कन्वर्ट किया है Mg2+ में। कब कन्वर्ट किया होगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। कै गो? 2। तो Mg हो गया किस में? Mg2+ में और 2 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और O2 कन्वर्ट कर दिया है O2- में। कै गो O2-? 2 गो। एक ऑक्सीजन कै गो इलेक्ट्रॉन गेन किया है? ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। एक ऑक्सीजन 2 गो गेन किया है, तो 2 ऑक्सीजन 4। इसमें कितना से? तो कितना हो गया? 2Mg2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, O2 4 इलेक्ट्रॉन, 2O2-, 2Mg प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2Mg2+ प्लस O2-, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया। 2Mg प्लस O2, 2 कॉमन, Mg2+ और O2-, दोनों के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। 2 से 2 कट गया। ये 2 से ये 2 खत्म, क्या बचा? 2MgO। रिएक्शन बैलेंस है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज कब आया होगा? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कब? नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होगा। अब इसमें समझिएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? रिएक्शन 2 भाग में बटा हुआ है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। द पार्ट ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन occurs is called oxidation half cell, not half cell, oxidation half reaction।
और reduction half reaction. The part of reaction in which reduction occurs is called रिडक्शन हाफ से। जिस हाफ में ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जिस हाफ में रिडक्शन हाफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ। उसके बाद types of redox reactions. These are of two types. These are of two types. Redox reactions कितने तरीके के? दो तरीके के। पहला डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? और रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent are mixed directly with each other is known as डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक साथ मिला दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन in which heat is produced as a result of decrease in free energy रेडॉक्स रिएक्शन जो होने के बाद, अच्छा फ्री एनर्जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स याद है, वो प्रोसेस होने के बाद जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग या गेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है अपने आप को किस कर क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए उसको पहले से एनर्जी क्या करना होगा, कम करना होगा। जो कम करेगा वो एनर्जी वो किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को या इस तरीके के रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस के साथ डायरेक्टली मिक्स कर दिया गया, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन।
और ये रिएक्शन कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा हो रिएक्शन किसको बोलते हैं? और रेडॉक्स रिएक्शन in which the process of oxidation and reduction occurs in two separate containers known as indirect redox। अलग अलग बर्तन में हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक ही बर्तन में नहीं रखा हुआ है, ये दोनों कहाँ रखा है? अलग अलग बर्तन में। उस तरीके के रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक? या a redox reaction in which electricity is produced as a result of decrease in free energy is known as indirect redox। अगर जो एनर्जी चेंज है वो किसके रूप में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रहा है, तो यकीन मानिए कि वो रेडॉक्स रिएक्शन कैसा है? इनडायरेक्ट। ठीक है? टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कभी पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? नहीं। पहले तो समझो सेल। सेल किसको बोलते हैं? नहीं बोल रहे हैं, सेल तो नहीं पढ़ा है क्या? वो बर्तन जिसमें सब बोल रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। साफ एकदम मुंह छूट गया, बेसर ने बोल देगा, सब नहीं पढ़ा है। सेल तो प्राइवेट कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल पर से निकल तो कर पट्टी फाड़ दूंगा। सेल था आगे बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल। बताए इसमें केमिकल का। सेल किसको बोलते हैं? वो बर्तन, वो कंटेनर जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। और इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं? एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल के मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड is produced by the help of chemicals is known as क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, किसके हेल्प से? केमिकल के हेल्प से।
or a cell in which indirect redox reaction occurs is known as क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सीधी सी बात है कि जब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो किसका प्रोडक्शन होगा? नहीं, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। हम लोग को दो सेल पढ़ना है, पढ़ना तो ढेर मन है। चलो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाते हैं। Electrochemical cell was introduced by Luigi Galvani and ASANDRO शायद एलेजेंड्रो वोल्टा। सेपरेटली इंडिविजुअली। ये जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का नाम लुइगी गैल्वेनी और एलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये जो सेल दिया बाबू, इस सेल को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। और ये जो सेल दिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेइक सेल। जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो कौन बनाया था? एलेजेंड्रो वोल्टा और गैल्वेनी, लुइगी गैल्वेनी। ठीक है, जो गैल्वेनी साहब बनाया उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। और जो 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 1780 और जो एलेजेंड्रो वोल्टा साहब बनाया उसको वोल्टेइक सेल 1800। मोटा-मोटी 20 साल का अंतर, पता नहीं। क्या है ये सेल? इस सेल को अच्छे से समझ लीजिएगा। सेल समझ में आ गया तो चैप्टर समझ में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। सेल समझ में नहीं आया तो अपने बीच में आ गए को दिलखुश मटका कुल। जो दे दिया उसका वैल्यू नहीं है। देखो क्या बोला देगा, कैसे नंबर का क्या है? दे दिए सर, ये क्या है? कॉटन प्लग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? कुछ
ये है कॉपर का रॉड और ये है जिंक का रॉड। बढ़िया, पागल हो गया होते हैं। इसमें डाला गया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। इसका कंसंट्रेशन कितना? 1m। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1m? 1m का मतलब क्या? हटा दो तब ना, इसको कंट्रोल करो। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ 1m का मतलब हो गया 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में, या 2 मोल सॉल्यूट 2 लीटर में, या 5 मोल सॉल्यूट 5 लीटर में। कट के कितना आएगा? 1। बोलते ठीक तो है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही तो बोले थे हम, कुछ गलती नहीं। लीटर तुम नहीं बोले थे ना, पूरा हम बोलिए ना कि आपको तो नहीं मान रहे थे कि गलती है। हम बोले उतना कहना सही है, तो वही चेक किया है। उतना ही करो, उतना सही था। आगे भी मान था। कैसा लगा? कैसा लगा? ZnSO4 सॉल्यूशन और इसका कंसंट्रेशन कितना? 1m। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, लेकिन वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोड वाला इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है। इस सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ होगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। मेरा मन, तुम अमोनियम क्लोराइड तो भरो, तुम्हारा मन। चल, इसको जोड़ो, एक डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताता है? भी वोल्टमीटर। अब शुरुआत में जब सर्किट ऑफ था तो ये कहां सेंट्रल पोजीशन शो कर रहा था? बीच में। लेकिन जैसे ही सर्किट ऑन हुआ ये लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट किया है। किधर की ओर? चलो कुछ पॉइंट्स आते हैं। सम ऑब्जर्वेशंस बोलो बोलो, है ना मन? अब लगा लो, एमीटर लगा लो। एमीटर वोल्टेज देना आता है, करंट आपेगा, करंट से भी निकलेगा वोल्टेज। भी बराबर आ गया। रेजिस्टेंस अगर पता होगा तो वोल्टेज निकल जाएगा। अब वोल्टेज अगर होगा तो करंट नहीं। शॉर्ट पहला क्या होगा? जिंक रॉड slightly loses its weight जिंक का जो रॉड था इसका वेट पहले से कम हो गया, मतलब अब इतना ही बचा हुआ है। ठीक है। दूसरा, कॉपर रॉड स्लाइटली गेन्स इट्स वेट, और कॉपर का जो रॉड था वो धीरे धीरे क्या किया है? वेट गेन किया है। तीसरा, द concentration of किसका?
Zn2 plus ions in its solution increases. Zn2 plus ions का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा. The concentration of Cu2 plus ions in its solution decreases. कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा कॉपर सल्फेट आयन सॉल्यूशन में. There is a deflection in voltmeter towards left की ओर. लेफ्ट क्या रहेगा ना, थोड़ी शुरू है, नहीं लिखेगा किसी किताब में, किसी किताब गारंटी दे रहा है कि किसी किताब तक कौची उतना गौर से देख रहा है. अरे पेट खराब है इसका. छठा क्या तू कहा बोले, कुछ बोल रहा है. बोल रहा है कि मास्टर को चैलेंज दे रहा है, यही तो बोला है. इसको बोले कि हमको बड़ा चुप लगे. छठा का चाहिए. The solution remain neutral at any instant of time. At any instant of time. ये जो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल है, तभी इसका न्यूट्रलिटी खत्म नहीं हुआ है. और सातवां, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस के दौरान हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ है. काहे नहीं हुआ है, कि अगर हीट प्रोड्यूस होता तो ये सेल कैसा कहलाता, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता. लेकिन ये सेल कैसा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. इसीलिए इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. और आठवां, द प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. द process stops after some time. कुछ देर बाद प्रोसेस क्या हुआ, बंद. ठीक है, ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन. कंक्लूजन क्या क्या निकला इस सब, इधर से इधर मूव किया है करंट, तब ना डिफ्लेक्शन हुआ है. हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का. मतलब तय है कि इधर से इधर क्या होगा, कौन, इधर से इधर क्या होगा, कौन, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन किधर से किधर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट. और करंट किधर आया है, राइट टू लेफ्ट. अभी तक हम लोग कैथोड एनोड का बात नहीं किया, इसीलिए लेफ्ट राइट कर रहे हैं. चलो कंसेप्ट समझो. concepts regarding
दिस एक्सपेरिमेंट। सवेरे से एक दाना हम नहीं खाए हैं, नींद तुमको आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बातें, क्या बातें? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान देखते थे, इसीलिए कटोरा ढकाना क्या? चलो वो कौन नहीं देखता होगा? वो देखा होगा। हम देखते हैं। शक्तिमान नहीं देखती है। तुम तो देख भी नहीं पाओगे। तुम तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गया है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, या ऐसा समझो जिंक का कंसेंट, जिंक का जो मास था वो धीरे धीरे कम हुआ है, कॉपर का मास धीरे धीरे बढ़ा है। जिंक का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ा है। जिंक का कंसंट्रेशन, ये जिंक किस फॉर्म में था? सॉलिड। और इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जिंक को इसमें ZnSO4 में, इस ZnSO4 में जिंक कैसा है? Zn2 प्लस iSO4 2 माइनस, और इस CuSO4 में Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। जिंक जो है, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो जिंक को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को जिंक प्लस 2 में, जिंक आयन में, क्योंकि सॉल्यूशन में ZnSO4 का जो रूप है वो क्या है? Zn2 प्लस का है। इस सॉल्यूशन में जिंक का रूप कैसा है? Zn2 प्लस का। और वहां जो जिंक रॉड है उसका रूप कैसा है? सॉलिड। तो Zn जो है, जिंक जो है, वो जिंक प्लस कब होगा? 2 प्लस कब होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब। तो जिंक जो है उस सॉलिड से कन्वर्ट कर गया Zn2 प्लस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिंक का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाए। ठीक, अच्छा। एट द सेम टाइम कॉपर का मास बढ़ा है, इसमें कॉपर जो है उसका मास बढ़ा है। कॉपर का मास, अभी पहले कॉपर किस रूप में था? Cu2 प्लस में, और अभी कन्वर्ट कर गया कैसा? सॉलिड में। तो Cu2 प्लस Cu में हो जाएगा। कब? ये पहले एक्वस था और ये कन्वर्ट कर गया किसमें? सॉलिड में। कब? जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया था ही तब। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की ओर जा रहा है, समझ आ गया? जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जा रहा है? किधर की ओर? कॉपर की ओर। तो जिधर, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जहां इलेक्ट्रॉन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एनोड। द इलेक्ट्रोड from which electrons are released is known as एनोड, या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव।
तो यहां जब इलेक्ट्रॉन का भरमार बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये पूरा सिस्टम कैसा चार्ज का हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का। तो द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ electrochemical cell is known as एनोड। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। या the electrode having higher amount of electrons is known as एनोड। वो इलेक्ट्रोड जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है? हायर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। ठीक है। उसी तरीके से कैथोड, द इलेक्ट्रोड which accepts the electrons is known as क्या? कैथोड। वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। या द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ electrochemical cell is known as कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। तो एनोड कैसा टर्मिनल हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड कैसा टर्मिनल हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इसका मतलब समझो, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है? ज्यादा, और पॉजिटिव का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। हम लोग हमेशा जानते हैं कोई भी चीज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर भागता है। और the electrode having lower amount of electrons is known as कैथोड। समझ आ रहा है? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या है? कम है, वो क्या है? कैथोड। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कैथोड से, सॉरी, एनोड से निकल के कैथोड की ओर भाग रहा है। हम बार बार बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है और जो नेगेटिव होता है वो एनोड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसीलिए इस कांसेप्ट पे, इन दोनों कांसेप्ट को हम बच्चा को नहीं ध्यान देते। हाई कांसेप्ट तो बिल्कुल नहीं, हम बोलते हैं कांसेप्ट को। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको कैथोड, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी लूज करता है, सीधी सी बात। ठीक है। चल, एक ये हो गया। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, समझना। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको, अब समझना, इस बार अब यहां आपको आना पड़ेगा। देखो
जिंक जो है सॉलिड से कन्वर्ट किया है Zn2 प्लस में। कब? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। और कॉपर 2 प्लस जो है एक्वस फॉर्म में जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है कॉपर सॉलिड। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। इसे को लूज किया है, कोई गेन किया है। फ्रॉम 1 and 2 Zn solid Cu2 plus 2 electron Zn2 plus 2 electron Cu solid equals 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या हुआ? Zn Cu2 plus Zn2 plus Cu ఇక్కడ का हो गया सॉलिड एक्वस संपूर्ण लक्षण घर तो नहीं मुझे पीयू मम्मी के कॉलेज दिखाया आपको वो खोज रही थी तुमको गांव में तोड़ा से ना तबूत से सारा काम आप ही करते थे। बस हम यही सोच रहे थे। नहीं सही बात है, सही बोल रहे हैं। तुम भी कुछ तो करता ही होगी घर में, घर को बर्बाद करने का ठेका तुम ही तो ले रखे हो। जो काम आसानी से हो रहा है तुम इसको दे दो, काम बर्बाद नहीं होगा तो जो कहोगे। सीधा आपके लिए अरे नजर नजर की बात है। चल जिंक से Zn2 प्लस हुआ, कब हुआ होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। और कॉपर 2 प्लस से कॉपर, इसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। जिंक वाले सिस्टम में ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसमें रिडक्शन हुआ है, इसीलिए क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रिएक्शन होगा होने से बोली आए तो तुमको बोले लाल लग रहा था कि 5 मिनट में आ रहा है, बोले तो कि 5 मिनट में आ रहा है तो तुमको बोले तुरंत आ रहा है, फिर कॉल कर रही है। अच्छा नहीं जा पड़ेगा तो इसमें बेशरम आदमी हो तुम रे। आज 7:40 से फोन कर रही हूँ। कौन काम कर रहा है? अब सब आपको पता है मैंने तो हमको तो बिल्कुल बनता था ना। स्टाफ कैसे छोटा चलो चल ये हो गया इतना डर कुछ काम है जरूरी तो जल्दी कर भाई। 1 घंटा 9 मिनट की हाँ 1 घंटा 9 मिनट थोड़ा कर नीचे नहीं दस हाफ सेल, और इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन हाफ सेल इज द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की ओर कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन भागेगा। और उसके अपोजिट में भागेगा कौन? ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया। हाँ भाई, एक टॉपिक था ना इसमें, क्या? सॉल्ट ब्रिज। क्या था? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसमें और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं लग रहा कुछ। ये नोट बताइए, दे कैथोड बताइए दिए। हाँ? मेरे डिबेट तो बहुत आगे है। इससे पहले और तो सब बता दिए, रिप्रेजेंटेशन वगैरह आगे है और ये भी आगे है। क्या बताना है? सब कुछ लिखा गया है। एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये सब लिखा दिया ना। अब आ जाओ, क्या? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या फंक्शन है?
क्या क्या फंक्शन है देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर से मूव किया होगा, तार से। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सर्किट। क्या बोलते हैं? ये तार क्या कहलाएगा? आउटर सर्किट। और इस सॉल्ट ब्रिज कहलाएगा क्या? इनर सर्किट। तो सबसे पहला फंक्शन, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। ये सबसे पहले क्या करता है? सेल के इनर सर्किट को कंप्लीट करता है बाय ज्वाइनिंग द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। नहीं, दूसरा, it helps in occurring the of indirect redox reaction. Indirect redox। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अलग अलग बर्तन में करवाना संभव, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो अलग अलग बर्तन में करवाना संभव नहीं था, तो उसको एक ही जगह मिलाना पड़ता। लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज ही है जो 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 क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो अलग अलग सेल में करवाने में सक्षम है। तीसरा, इट prevents liquid junction potential। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एलजेपी नहीं, लोजपा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये क्या कहता है? जब दो इलेक्ट्रोलाइट को एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, यहां ZnSO4 और CuSO4 है, तो एक बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री पे जिंक के आयन और कॉपर के आयन एक दूसरे को क्या करना चाहेगा? सप्रेस करना चाहेगा, क्योंकि इनका मोशन होगा। आयंस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये कब होता है? जब दो इलेक्ट्रोलाइट को एक ही बर्तन में मिला दिया गया। यहाँ दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक ही बर्तन में है, अलग अलग, इसलिए लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का क्रिएशन नहीं। ठीक है, अगर ये हो गया होता तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बाहर क्रिएट होता और एक पोटेंशियल डिफरेंस अंदर होता है, जो कि संभव ही नहीं है। इसीलिए जब एक ही जगह दो पोटेंशियल का हमको लगता है कि प्रोडक्शन होता होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में एनर्जी नहीं निकलता होगा, वो निकल जाता होगा किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में। ठीक है। चौथा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल्स। जो हाफ सेल है उनका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ये कैसे, ये समझना। एक ओवरऑल रफ डायग्राम बनाना है, समझ लीजिएगा। देखो, इधर धीरे धीरे जिंक का आयन बढ़ा, सॉल्यूशन में, यही है ना, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ा, तब इसके चारों ओर कौन जाके जमा हो गया? Zn2 प्लस आयन। अच्छा,
इसके चारों ओर Cu2 प्लस जाके जमा हो, तब इसमें रह कौन गया? SO2। तो धीरे धीरे ये 2 प्लस है तो SO2 माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जब पूरी तरह से छेका जाएगा आयन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में संभव होगा? नहीं, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करवा पाएगा, उसी समय ये बंद हो जाएगा। तो इस समय आता है शक्तिमान बन के कौन? सॉल्ट ब्रिज। इसलिए सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे है? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर के सॉल्यूशन में अगर एक सॉलिड आता है, इसको गर्म पानी में सान दीजिए, ये जेल टाइप हो जाएगा, मतलब कैसा होता है, हो जाएगा जेल। उसमें क्या कर देना है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी। खाली याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कभी भी सॉल्ट ब्रिज का काम नहीं कर सकता। यानी इसमें 3 चीज कभी भी सॉल्ट ब्रिज का काम नहीं कर सकता: जिंक, कॉपर और सल्फेट। जिंक का कोई भी चीज, कॉपर का कोई भी कंपाउंड और सल्फेट का कोई भी कंपाउंड इसमें सॉल्ट ब्रिज का काम नहीं कर सकता। तब देखो कि आपको इधर क्या लगा हुआ है? कॉटन का प्लग लगा हुआ है, तो कॉटन तो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें कौन मिला हुआ है? KCl। KCl कैसे टूटेगा? K प्लस Cl माइनस, नहीं टूटेगा। अभी फेंकेगा कैसे? देखो इधर कौन बढ़ गया है? इधर फेंकेगा 2 Cl माइनस, क्या गो? तो Zn2 प्लस 2 Cl माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बन गया न्यूट्रल। इधर कौन है? SO2 माइनस, तो इधर 2 पोटेशियम आएगा, 2K प्लस SO2 माइनस कट के क्या हो गया? ये भी सॉल्ट बन के कहां बैठ गया? नीचे। फिर से इस जगह क्या हो गया? खाली। सल्फेट आयन यहां से हट गया, फिर से ये प्रोसेस क्या हो गया? चल, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या मेंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। किसका? सॉल्यूशन। अभी इधर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं था, जिंक आयन इधर ज्यादा हो गया था, इधर सल्फेट ज्यादा हो गया था। जो एक्स्ट्रा था उसके साथ कौन रिएक्ट कर गया? क्लोरीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ आ रहा है? नहीं भी आता है। चलो, तो यही 3-4 का फंक्शन होता है किसका? सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, अब एक टॉपिक समझो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस सेल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस which exists between the two electrodes of an electrochemical cell is known as क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF। और किस नाम से जाना जाता है? EMF। इसको और नाम जाना जाता है क्या? सेल पोटेंशियल और वोल्टेज पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल पोटेंशियल।
इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सेल्फ पोटेंशियल के नाम से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब पुश और पुल, फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रॉन को मूव करना। अब देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव, एनोड से कैथोड। ठीक है, इसका ईएमएफ ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग रहा है। ईएमएफ कम है, इलेक्ट्रॉन धीरे भाग रहा है। ईएमएफ ज्यादा है मतलब दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। ईएमएफ कम है मतलब दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट भी नहीं। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे किया? अभी एक टॉपिक आएगा उसके बाद पढ़ेंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कैसे निकाला जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगला क्लास में पढ़ाएंगे उसके बाद। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन इतना हमको आज पढ़ा देना है ना कि अगला दिन जो आज एब्सेंट है उसका कुछ समझ नहीं। एक जेन्युइन रीजन होता है ना एब्सेंट करने का, वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों गया है भाई? आज फोटो खींचना ही था, हमारे लिए रहता तुम जान के क्या करोगे? ठीक है लेकिन जानो कि यही बात है। ठीक है। और ई चारों का क्या रीजन था? मेहंदी लगवाने हाँ, चारों एक साथ हम बता रहे हैं। इसके बाद अगर चैप्टर भक्ति पर भी समझ में आ गया तो क्या करेगा? देखो तुम गलत इंसान से पढ़ रहे हो, बाकी लोग ऐसा वो पैर चाटे वाला हमारा आदत नहीं है कि देखो किसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जिंक जो है 2+ का पहले ऑक्सीडेशन हाफ से पहले ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन किसमें हुआ है? Zn में। Zn सॉलिड से कन्वर्ट किया है Zn2+ और इसका कंसंट्रेशन 1। एक ऐसा था या Zn सॉलिड इसको सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और रिडक्शन हाफ रिडक्शन किसमें हुआ है? Cu2+ जो कि एक्वस था और इसका कंसंट्रेशन कितना था? 1। ये कन्वर्ट किया है Cu में, इस फॉर्म में सॉलिड में, या Cu2+ एक्वस कंसंट्रेशन 1m सिंगल स्टेट और Cu सॉलिड। इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को अलग अलग कौन किया है? सॉल्ट। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? Zn2+ 1m ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको अलग कर रहा है कौन? सॉल्ट में Cu2+ 1m एक्वस Cu सॉलिड।
या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, Zn1 Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu सॉलिड 1m एक्वस और एक्वस सॉलिड। ये जो डबल डैश है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज को। किसको? सॉल्ट। ठीक है, चलिए और क्या पढ़ सकते हैं आप? डैनियल से पढ़ सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट ब्रिज है ना जो वन कर रहे हैं। नहीं, वो दिखा रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रोसेस। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बांटा कौन है? ठीक है, हटाओ अब कहां चले?